एपिसोड 61 टू 70। आर्यन ने घर लौटते ही सबसे पहले उपचार साधना का संश्लेषण करना शुरू किया। उपचार साधना का संश्लेषण करते समय सुनहरी रोशनी बाहर न निकले, ये सुनिश्चित करने के लिए कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर दिए गए थे। पूरे आधे घंटे के बाद बुनियादी उपचार साधना के साथ ब्रांडेड किए गए 10 कागज के टुकड़े एक में संश्लेषण हो गए। स्वर्ग संशोधन, ये संश्लेषण तकनीक का नाम था। यह आर्यन के लिए बहुत उपयुक्त था। यह एक मजबूत डोमिनियरिंग आभा से भरा था। स्वर्ग संशोधन, क्या इसका मतलब यह है कि यह आकाश में छेद को भी ठीक कर सकता है? उसकी दिव्य आत्मा पहले से ही खुद ही साधना करना शुरू कर चुकी थी। अगली सुबह जब आसमान चमकने वाला था तो साधना आखिरकार पूरी हो गई। उस समय आर्यन पहले से ही पूरी तरह से स्वर्ग संशोधन का उपयोग कर सकते थे। उन्होंने तुरंत प्रशिक्षण के लिए आंगन से एक चींटी पकड़ी। सबसे पहले उन्होंने चींटी को आधे में काटने के लिए कृपाण इरादे का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने एक एक करके उसके 8 पैर फाड़ दिए। अंत में उसकी एंटेना भी टूट गई। उस बिंदु पर चींटी पहले से ही मोशनलेस थी। जब उन्होंने स्वर्ग संशोधन उपचार साधना तकनीक का प्रदर्शन किया तो एक सुनहरी रोशनी बनी और तुरंत चींटी के टूटे हुए अंगों को ढक लिया। जब आर्यन ने नाम देखा तो उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि साधना बहुत शक्तिशाली थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो यह वास्तव में सोने की किरण का उत्सर्जन करेगा। किसी को ये जानना था कि आर्यन ने इतनी सारी उपचार साधना देखने के बाद वे सभी सफेद रोशनी की किरणें थीं। उससे ये देखा जा सकता था कि स्वर्ग संशोधन असाधारण था। सुनहरी रोशनी चींटी के शरीर पर छिड़क दी। एक पल में चींटी का शरीर जल्दी से ठीक हो गया और तुरंत एक साथ मिल गया। थोड़ी देर बाद चींटी, जो मोशनलेस थी, टेबल पर चिंतित रूप से दौड़ने लगी जैसे कि वह एक बुरा सपना में थी। इतना शक्तिशाली, ये व्यवहारिक रूप से मृतकों को पुनर्जीवित कर रहा है। आर्यन प्रशंसा में मदद नहीं कर सका। हालांकि बस इतना छोटा प्रयोग स्वर्ग संशोधन तकनीक की ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने उपचार साधना का परीक्षण करने के लिए कई तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, एक चींटी को धूल में बदलना, एक चींटी के सिर को कुचलना और एक चींटी के सिर को टुकड़ों में डिसमेंबर करना। हालांकि आर्यन ने जो कुछ भी किया, चींटी अंततः अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाएगी। वर्तमान में सबसे प्रभावशाली परीक्षण एक चींटी की मरम्मत करना होगा जिसे पाउडर में बदल दिया गया था। हालांकि थोड़ा संदेह भी था। वह पाउडर में बदलने के बाद स्वर्ग संशोधन का उपयोग कैसे कर पाएगा? क्या इसे खुद ही इस्तेमाल किया जा सकता था? भले ही इसे खुद ही इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उसके मेरिडियन चले जाने के साथ ये स्वाभाविक रूप से प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ होगा। स्वर्ग संशोधन तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता था? एक और महत्वपूर्ण सवाल था। हालांकि स्वर्ग संशोधन तकनीक शक्तिशाली थी, लेकिन ये सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं करती थी, बल्कि उस लक्ष्य की ताकत पर भी निर्भर करती थी जिस पर इसका इस्तेमाल किया गया था। एक छोटी चींटी को बचाने में बहुत कम समय लगा, लेकिन किसने कहने की हिम्मत की कि उसे, जिसे टुकड़ों में काट दिया गया था, उसे बचाने में 1 साल और आधा नहीं लगेगा? उस समय उसकी कोशिकाएं शायद सूख गई होंगी। बहुत अधिक जोखिम शामिल थे और समस्या बहुत बड़ी थी। इसका अग्रिम रूप से परीक्षण करना बेहतर था। वह उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता था जब वह किसी निश्चित बड़े शॉट के साथ लड़ेगा और फिर आखिरी मिनट में फॉल्टर करेगा, है ना? इसके बारे में सोचने के बाद आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सीधे कृपाण इरादे के साथ अपनी एक बांह को काट दिया। एक पल में एक दिल को दुख देने वाला दर्द उसके भीतर सर्ज हो गया। आर्यन ने अपने दांत भींचे और अपशब्दों को बड़बड़ाया। ये वास्तव में दुख देता है। उनकी वर्तमान साधना एक लौकिक चौथे ग्रेड महान महागुरु थी। उनकी साधना जितनी अधिक थी, उनके शरीर की धारणा उतनी ही अधिक विस्तृत होगी। इसके अलावा उन्होंने ध्रुव तारा की महान रहस्य जैसी एक आध्यात्मिक साधना तकनीक की भी साधना की। इसलिए वह और भी अधिक दर्द महसूस करेंगे। अगर यह उनकी आश्चर्यजनक इच्छाशक्ति के लिए नहीं होता तो वह पहले ही चिल्ला चुके होते। थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना उन्होंने तुरंत स्वर्ग संशोधन तकनीक का उपयोग किया। सुनहरी रोशनी के एक फ्लैश के साथ उनकी बांह जल्दी से ठीक हो गई। दर्द गायब हो गया और घाव ठीक हो गया। पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 सेकंड लगे। एक बांह की मरम्मत के लिए 4 सेकंड की आवश्यकता होती है, जो एक चींटी से कई गुना अधिक थी। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर उनकी ताकत भी एक चींटी से कहीं अधिक मजबूत थी। उनकी शारीरिक फिटनेस निश्चित रूप से एक चींटी से कई गुना अधिक मजबूत थी। इसलिए वह आंकड़ा कुछ हद तक स्वीकार्य था। किसी भी मामले में जैसे जैसे उनकी साधना आगे बढ़ेगी, भविष्य में जब वह स्वर्ग संशोधन तकनीक का उपयोग करेंगे तो वसूली की गति तदनुसार तेज होगी। यह एक दया थी कि वह डेटा जमा करने के लिए और अधिक प्रयोग नहीं कर सका। ये बहुत दर्दनाक था। भले ही उसकी इच्छाशक्ति अद्भुत थी, लेकिन उसके लिए उस तरह के दिल को दुख देने वाले दर्द को सहना आसान नहीं होगा। उसे खुद को यातना देने की प्रवृत्ति नहीं थी। ये बहुत अच्छा होगा अगर महागुरु रैंक से ऊपर एक परीक्षण विषय होता। डेटा करीब हो सकता है।
जैसे ही आर्यन ने ऐसा सोचा, अचानक दरवाजे पर एक नॉक हुआ। स्वामी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। आवाज ने आर्यन को स्टंट कर दिया और फिर उसकी आंखों में रोशनी आ गई। शैतान की बात करो और शैतान आ जाएगा। वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए बाहर गए। जिस पल उन्होंने दरवाजा खोला, आर्यन पूरी तरह से स्टंट थे। उस समय कल्याणी बिल्कुल भी एक महागुरु स्तर की पावर हाउस की तरह नहीं लगती थी। इसके बजाय वह अधिक एक छोटी लड़की की तरह दिखती थी जो कचरा उठा रही थी। उसके शरीर पर स्कर्ट पहले ही खुल चुकी थी और उसके 2 जूते कहीं फेंक दिए गए थे। उसके पैरों के नीचे सफेद स्टॉकिंग सब मिट्टी से ढके हुए थे। एक स्टॉकिंग में एक छेद था और एक पिंकश छोटा पैर की अंगुली बाहर चिपकी हुई थी। उसका छोटा चेहरा भी धूल से ढका हुआ था, जिससे उसका दिल थोड़ा दुख रहा था। इसे भूल जाओ, कल्याणी का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना बेहतर था। वह पहले से ही काफी मिजरेबल थी, तो उसे छोड़ दो। सिस्क सिस्क सिस्क, स्वामी, मैंने आखिरकार तुम्हें फिर से देख लिया है। कल्याणी ने आर्यन के गले में खुद को फेंक दिया और जोर से विलाप किया। आर्यन ने थोड़ा आह भरी। जैसे ही वह कल्याणी के छोटे सिर को सहलाने के लिए बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने उसे विलाप करते हुए सुना। स्वामी, सिस्क सिस्क सिस्क, मुझे नहीं पता कि किस 80 मबाग ने मुझे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मुझे अभी भी तैरना नहीं आता है, इसलिए मैं 3 पूरे दिन और 3 रातों तक समुद्र में बहती रही। अगर मुझे अपराधी का पता होता तो मैं निश्चित रूप से उन्हें 1000 टुकड़ों में फाड़ देती, उन्हें 1000 टुकड़ों में काट देती, उनकी हड्डियों को राख में पीस देती और हर दिन उनकी कब्र पर पूप और पी कर देती। आर्यन कल्याणी के हाथ को सहलाना चाहते थे, लेकिन वह बीच हवा में जम गए। कल्याणी को अपने दांतों को नैशिंग करते हुए देखते हुए आर्यन ने मदद नहीं की, लेकिन अपनी भौहें थोड़ा उठाया। अंत में उसका हाथ सीधे नीचे उतरा और एक हाथ की कृपाण के साथ उन्होंने कल्याणी को अचेत कर दिया। फिर उन्होंने कल्याणी के पतले टखने को खींच लिया, जैसे कि वह आंगन में एक छोटे सुअर को खींच रहे थे। एक रात के अनुसंधान और परीक्षण के बाद आर्यन आखिरकार स्वर्ग संशोधन तकनीक के नियमों को समझ गए। स्वर्ग संशोधन तकनीक वास्तव में असामान्य रूप से मजबूत थी। यह न केवल चोटों को ठीक कर सकता था, बल्कि यह एक जीवन रूप को भी पूरी तरह से ठीक कर सकता था जो राख में बदल गया था। जब तक किसी के पास पर्याप्त प्राण था, तब तक स्वर्ग संशोधन तकनीक अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगी। सामान्य तौर पर जब तक इसे वाष्पित नहीं किया गया था, तब तक मूल रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। स्वर्ग संशोधन तकनीक भी खुद की मरम्मत कर सकती है। वह निस्संदेह एक इन्फिनिट पुनरुत्थान कॉइन खरीदने के बराबर था। अगली सुबह आर्यन ने अपना नाश्ता समाप्त किया और कल्याणी को काम पर ले गए। रास्ते में कल्याणी सवाल पूछती रही, स्वामी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ सही नहीं है? क्या गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने मालिश किया है। मेरा पूरा शरीर तरोताजा महसूस होता है। मुझे नहीं पता, शायद तुम कल अच्छी तरह से सोए थे। वास्तव में स्वर्ग संशोधन तकनीक न केवल नई चोटों को ठीक कर सकती थी, बल्कि अगर ये लंबे समय तक चली तो ये कुछ पुरानी चोटों को भी ठीक कर सकती थी। कुछ छिपी हुई चोटें जो कल्याणी ने अपने शुरुआती वर्षों में सहन की थीं, वे सब ठीक हो गईं। अगर किसी को इसे विस्तार से समझाना पड़ा तो यह एक यूनक की तरह होगा जो कई वर्षों के बाद एक असली आदमी बन गया था। उनकी कई वर्षों की विकलांगता तुरंत सामान्य हो गई थी। बूढ़ा आदमी जो पहले से ही सूख गया था, एक बार फिर वसंत में था। हालांकि दुनिया में उपचार साधनाएं थीं, लेकिन कुछ प्रतिबंध थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुनिया में साधनाओं के स्तर की एक सीमा थी। वे स्वर्ग संशोधन तकनीक के स्तर तक नहीं पहुंच सके थे जिसे आर्यन ने संश्लेषण किया था। कई लोगों ने अंत खो दिए थे या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यहां तक कि अगर उन्होंने समय पर सुपर हाई लेवल उपचार साधनाओं का उपयोग किया तो भी उनकी मरम्मत की जा सकती थी। हालांकि अगर ये लंबे समय तक चला और कोई हाई लेवल उपचारक या उससे ऊपर नहीं थे तो वे गए। वास्तव में शुरू करने के लिए बहुत कम हाई लेवल और उससे ऊपर के उपचारक थे। मिडिल लेवल और लो लेवल उपचारक मामूली चोटों का इलाज कर सकते थे, लेकिन गंभीर चोटों को कैसे ठीक किया जा सकता था? उस दुनिया में चिकित्सा मानक आर्यन के पिछले जीवन की तुलना में केवल थोड़े अधिक उन्नत थे, लेकिन वे सही नहीं थे। वे आर्यन के मानकों तक पहुंचने से बहुत दूर थे। उस पल में एक्सक्लेमेशंस की एक लहर अचानक सामने से आई। आगे एक टक्कर हुई है। आर्यन की प्राणिक ऊर्जा ने इसे पार कर लिया। यह एक मिट्टी की गाड़ी थी जो एक बस से टकरा गई थी, जिससे एक विस्फोट और आग लग गई, जिसमें काफी संख्या में लोग फंस गए थे। हालांकि बहुत जल्द काफी संख्या में लोग जिन्होंने मार्शल कला का अभ्यास किया था, वे बचाव के लिए आगे गए। हर कोई क्षेत्र में स्वयं गया और जल्दी से मिट्टी की गाड़ी चालक और बस चालक के साथ साथ यात्रियों को बचाया। बुजुर्गों में से एक ने नेतृत्व किया और अपनी मुट्ठी के साथ सख्त शीशा को तोड़ दिया। उन्होंने अपने हाथ से टपकने वाले खून की परवाह नहीं की और कुछ बच्चों को बचाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई लोग मार्शल कलाकार थे। मार्शल कला का अभ्यास करने के बाद वे अधिक बहादुर थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उस दुनिया के इंसान अधिक यूनाइटेड थे।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन पर पूरे साल राक्षसों द्वारा हमला किया गया था और उन्हें अन्य नस्लों द्वारा धमकी दी गई थी, इसलिए इंसान एक दूसरे पर भरोसा करना जानते थे। अपने पिछले जीवन की तुलना में वह दुनिया इतनी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन ये थोड़ी गर्म थी, जिससे आर्यन बहुत सहज महसूस करते थे। जब तक आर्यन घटनास्थल पर पहुंचे तब तक यात्रियों को पहले ही बचा लिया गया था, लेकिन काफी संख्या में लोग घायल हो गए थे। क्या कोई उपाचारक है? कौन एक उपाचारक है? मैं हूँ। मैं भी हूँ। मैं स्कूल में एक छात्र हूँ, लेकिन मैं उपचार साधना तकनीकों को सीख रहा हूँ। भीड़ में कुछ लोग जो उपचार साधना तकनीकों को जानते थे, वे जल्दी से घायलों का इलाज करने के लिए आगे गए। आर्यन भी एक महिला के पास गए जो एक छोटे लड़के को ले जा रही थी। लड़के की बाहों और घुटनों को ग्रेजिंग किया गया था, जिसके कारण वह आंसू बहाने लगा था। हालांकि उसने अपने दांत भींचे और रोने से इनकार कर दिया, जैसे कि वह डरता था कि उसकी मां चिंतित होगी। वह नीचे झुके और धीरे से छोटे लड़के के सिर को सहलाया। एक मुस्कान के साथ उन्होंने उपचार साधना तकनीक को सक्रिय किया और बहुत जल्द छोटे लड़के की चोटें ठीक हो गईं। मम्मी, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। महिला ने उसके छोटे सिर को रगड़ा। तो तुम अंकल को धन्यवाद क्यों नहीं देते? धन्यवाद अंकल, आर्यन ने सिर हिलाया। आपका स्वागत है। तुम भी एक बहादुर छोटे आदमी हो। फिर वह दूसरों का इलाज करने गए। वह बहुत तेज थे। इलाज हो जाने के बाद वह जल्दी से चले गए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए यह इतना आई कैचिंग नहीं था। एक टूटी हुई मुट्ठी वाला बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे से बहुत दूर नहीं बैठा था। उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। आर्यन उसके सामने चले गए। मुझे तुम्हारे लिए इसे देखने दो। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया। पहले बच्चों पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि वे ठीक हैं। मेरी हड्डियां पहले से ही पुरानी हैं। बाद में देखना बहुत देर नहीं होगी। ये ठीक है। घायलों का लगभग इलाज हो चुका है। ये कहने के बाद आर्यन नीचे झुके और बूढ़े आदमी का हाथ उठाया। बूढ़े आदमी का हाथ कांप रहा था। न केवल उसकी त्वचा और मांस टूटा हुआ था, बल्कि उसके 2 नकल्स भी टूट गए थे। उसकी चोटें थोड़ी भारी हैं। यह क्या है? उस समय जब मैं युद्ध के मैदान पर था, मेरी आंतों को राक्षसों द्वारा बाहर खींच लिया गया था। आर्यन थोड़ा चौंक गए। तुम एक वेटरन हो। मैं 7वीं वाहिनी से हूँ। मैं 30 से अधिक वर्षों से एक सैनिक रहा हूँ। अगर यह हड्डियों की इस जोड़ी के लिए नहीं होता तो मैं अभी भी युद्ध के मैदान पर राक्षसों को मार रहा होता। आर्यन सम्मान से भर गए। जैसे ही उन्होंने इलाज किया, उन्होंने कहा, तो आप 7वीं वाहिनी से हैं। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। बूढ़े आदमी ने रुचि के साथ कहा, तुम 7वीं वाहिनी को जानते हो। 7वीं वाहिनी को युद्ध देवता की सेना के रूप में जाना जाता है और 7वीं वाहिनी के सार्जेंट भी अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उनकी लड़ाई सबसे फियर्सेस्ट है। हर साल 9 प्रांतों की रक्षा के लिए उनकी हताहतें 9 प्रांतों की सभी वाहिनी में सबसे बड़ी हैं। कहा जाता है कि 7वीं वाहिनी में हर सैनिक पदकों से भरा हुआ है। यह आसान नहीं है। तुम्हारे जैसे कई युवा लोग नहीं हैं जो इस तरह की चीजों के बारे में जानते हैं। एक बार जब हर किसी का इलाज हो गया था, जिन्होंने उपाचारकों को घेर लिया था वे उत्साह से अपलॉडिंग कर रहे थे। आर्यन ने फन में शामिल नहीं हुए। वह सिर्फ खड़े हो गए, उदासीनता से मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ गए। आप सब हो गए हैं। मुझे अभी भी काम पर जाना है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान था। इस युवा आदमी का टेम्परामेंट साधारण नहीं है। किसी को बचाने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी एक झूठी प्रतिष्ठा का लालच नहीं किया। वह बस चला गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और महसूस किया कि उनकी बांह पहले ही अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई थी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बेहोश रूप से मुस्कुराया और कहा, उनका उपचार स्तर भी बुरा नहीं है। उन्होंने इतने कम समय में मुझे ठीक कर दिया। वह एक इंटरमीडिएट उपाचारक से कहीं अधिक मजबूत हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही हंसना बंद कर दिया। वह अपनी बांह में बहने वाली समृद्ध प्राणिक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। ये कैसे संभव है? उस समय उन्होंने युद्ध के मैदान पर एक गंभीर चोट सहन की थी। समय पर उनका इलाज करने के लिए एक हाई लेवल उपाचारक के बिना उनके मेरिडियन सूख गए थे और वह साधना जारी रखने में असमर्थ थे। इसीलिए वह युद्ध के मैदान से हट गए थे। दशकों हो गए थे। तार्किक रूप से उनके मेरिडियन का ठीक होना असंभव था। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने सामने एक विशेष रूप से बनाई गई ईंट पर मुक्का मारा जो बुलेट प्रूफ शीशा के बराबर थी। धमाका। एक विस्फोट के बाद ईंट सीधे उसके द्वारा चकनाचूर हो गई थी, लेकिन उसकी मुट्ठी अनहाम थी। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से चौंक गया था। उन्होंने अभी अभी कार की खिड़की को चकनाचूर कर दिया था और उनकी हाथ की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं, लेकिन अब वे बरकरार थीं। ये ठीक था क्योंकि उनके शरीर में प्राणिक ऊर्जा खुद को ढालने के लिए थी। वह वास्तव में ठीक हो गया था। दशकों से पीड़ित आंतरिक चोटें उस पल में ठीक हो गई थीं। ये वह युवा आदमी था। ये वह था। ये वह होना चाहिए। वह एक हाई लेवल उपाचारक थे। हे भगवान, जैमेंगला शहर में वास्तव में एक हाई लेवल उपाचारक था। एक पल रुकें, वह कैसा दिखता था?
मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? आर्यन, जो पहले ही दूर चले गए थे, बेहोश रूप से मुस्कुराए। उन्होंने जो चोटें ठीक की थीं और उनका रूप पहले ही ध्रुव तारा की महान रहस्य द्वारा हटा दिया गया था। उन्होंने दूसरे पक्ष को बचाया क्योंकि दूसरा एक नायक था। एक नायक को भुलाया नहीं जाना चाहिए। हर नायक 9 प्रांतों की महिमा थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि उन्हें अपनी पहचान उजागर होने से भी रोकना था। आखिरकार कोई भी अपने जीवन को संरक्षित करने के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा सकता है ना? जाने के बाद कल्याणी मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछा, स्वामी, आपकी उपचार तकनीक इतनी शक्तिशाली कब हुई? वह आर्यन के बारे में थोड़ा जानती थी जो पहले उपचार साधना तकनीकों को सीख रहे थे। हालांकि उपचार साधना तकनीकें कुछ ऐसा नहीं थी जिन्हें सिर्फ इसलिए सीखा जा सकता था क्योंकि किसी की साधना उच्च थी। यहां तक कि एक डॉक्टर के लिए भी किसी को मारना किसी को बचाने से कहीं अधिक आसान था। उन्होंने स्वीकार किया कि आर्यन की कॉम्बैट स्ट्रेंथ असाधारण थी, लेकिन आर्यन की उपचार कौशल कब इतनी अच्छी हुई? ऐसी कई चीजें हैं जो तुम नहीं जानते हो। क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा? ओह, कल्याणी ने बोलना जारी नहीं रखा, लेकिन उसका दिल थोड़ा सोलम था। वह स्वामी और भी अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। न केवल उनकी अटैक पावर असाधारण थी, बल्कि उनके पास ऐसी शक्तिशाली उपचार शक्ति भी थी। अटैक और उपचार के संयोजन के साथ यह उनके लिए मारे जाने के लिए बहुत मुश्किल होने की संभावना थी, है ना? उस समय उन्होंने 200 वर्षों तक उनके पक्ष में छिपने का एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया था। उनकी साधना उनकी तुलना में अधिक हो जाएगी और वह स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। अब ऐसा लगता था कि वह समय थोड़ा बढ़ जाएगा। उन्होंने पहले 250 वर्षों के लिए उनकी दास बनने का फैसला किया। कार दुर्घटना के दृश्य को जल्दी से साफ कर दिया गया। हालांकि घायलों का पहले ही इलाज हो गया था, लेकिन सुरक्षा के लिए किसी भी छिपी हुई चोटों को पीछे छोड़ने से रोकने के लिए उनकी अभी भी जांच की जाएगी। वेटरन की परीक्षा के बाद इसने काफी हलचल मचा दी। जल्द ही श्रीकांत ने कुछ रिपोर्ट फॉर्म लिए और दुष्यंत के सामने पहुंचे। आप यहाँ क्यों हैं, श्रीकांत? दुष्यंत ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों को अलग रखा और उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। श्रीकांत ने दुष्यंत के सामने रिपोर्ट फॉर्म रखे। राज्यपाल, इसे देखो। दुष्यंत ने अपना चश्मा समायोजित किया और एक नजर डाली। वह चौंकने में मदद नहीं कर सका। ये कैसे संभव है? 80 के दशक में एक सैनिक कायाकल्प के लक्षण दिखा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि वह एक पुराना सैनिक भी है जो युद्ध के मैदान पर घायल हो गया था। उनके मेरिडियन पूरी तरह से सूख गए थे। ये साधारण सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। हे भगवान, ये किसने किया? दुष्यंत ने डिसबिलीफ में पूछा। मैंने जांच की है, लेकिन कोई परिणाम नहीं है। आसपास की सर्वेलेंस अपराधी का पता नहीं लगा सकती है। दूसरा पक्ष महागुरु रैंक से ऊपर एक मार्शल कलाकार होना चाहिए और उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर दिया था। जो और भी भयानक था वह यह था कि उन्होंने यहां तक कि अपने मेरिडियन के बारे में पुराने सैनिक की कुछ यादों को भी हटा दिया था। दूसरे लोगों की यादों को उनके द्वारा कम या ज्यादा छेड़छाड़ किया गया था। इसीलिए जब मैंने लोगों को अपनी प्राणिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सर्च करने के लिए व्यवस्थित किया तो वे कोई परिणाम खोजने में असमर्थ थे। क्या ये बहुत भयानक नहीं है? वे न केवल एक उपाचारक हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक कलाओं के मास्टर भी हैं। मुझे यकीन नहीं हो सकता है। ये वही व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उनके पास एक शक्तिशाली साथी है जो एक आध्यात्मिक कलाओं का मास्टर है। दुष्यंत पूरी तरह से स्टंट थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटे जयमंगला शहर में वास्तव में 2 और प्रतिभाएं होंगी। यह ऐसा था जैसे कि उन्होंने लॉटरी जीत ली थी। आज के समय में मार्शल कलाकार बंद गोभी के रूप में बेकार थे। सर, हमें इन लोगों को ढूंढना होगा, खासकर इस उपाचारक को। वे बहुत मूल्यवान हैं। उपाचारकों को निम्न, मध्यवर्ती, उच्च और उन्नत ग्रेड में विभाजित किया गया है। दूसरे पक्ष का मानक कम से कम एक हाई लेवल उपाचारक के स्तर पर है, या शायद इससे भी अधिक। इसके अलावा उपाचारक शुरू करने के लिए दुर्लभ थे। एक उन्नत उपाचारक का मूल्य पहले से ही एक पीक महागुरु या यहां तक कि एक महान महागुरु के बराबर था। इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा पक्ष एक उन्नत उपाचारक की सीमा से भी अधिक हो सकता है। दुष्यंत ने सिर हिलाया। तुम सही हो, लेकिन हम इस व्यक्ति को कैसे ढूंढते हैं? अगर हम रैशली सर्च करते हैं तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उनके जैसे एक मार्शल कलाकार के लिए, चाहे उनकी कोई भी रुचि हो, उनकी भूख को जगाना मुश्किल होगा। हालांकि अगर हम उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर करने के लिए विपरीत विधि का उपयोग करते हैं तो यह एक बुरा विकल्प नहीं हो सकता है। तुम्हारा मतलब है उन्हें इम्पर्सनेट करने और उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए किसी को ढूंढो। सबसे पहले उस कृपाण कला विशेषज्ञ और तलवार महागुरु को ढूंढो। मुझे विश्वास नहीं है कि हम उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वे सभी मार्शल कलाकार हैं, इसलिए एक कनेक्शन होना चाहिए। एक बार जब हम उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं तो उपचार और आध्यात्मिक मार्शल कलाकार भी दिखाई देंगे। क्या तुम पागल हो? दुष्यंत ने सीधे अपना हाथ हिलाया और इनकार कर दिया। ये बिल्कुल नहीं होगा।
वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेमेंगला शहर की कई बार मदद की है। मैं ऐसी डिस्पिकेबल चीज कैसे कर सकता हूँ? इसके अलावा वे सभी शक्तिशाली महागुरु हैं। अगर हम उन्हें गुस्सा दिलाते हैं तो ये जेमेंगला शहर के लिए एक आपदा हो सकती है। नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। श्रीकांत मुस्कुराए। ये स्पष्ट है कि वे एक बुरे व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं होगा। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये बताते हुए स्थिति को कमजोर नहीं करते हैं कि यह सब आपके अंडरलिंग से एक गलतफहमी थी। अगर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं तो सभी क्रेडिट हमें जाएगा। क्या तुम आगे नहीं जाना चाहते? क्या तुम अपनी स्थिति नहीं बढ़ाना चाहते? ऐसा लगता है कि तुम, सर, ने ऐसी चीजें कई बार की हैं। आज मैंने वास्तव में अपनी क्षितिज को ब्रॉड किया है। दुर्भाग्यवश मैं इतना निर्लज नहीं हूँ। दुष्यंत स्नेहद। इस बीच श्रीकांत ने कहा, दुष्यंत, कायम मत बनो। मैं तुम्हें बताता हूँ, उच्च अधिकारी पहले से ही चाहते थे कि तुम इन प्रतिभाओं को ढूंढो। क्या तुमने कोई प्रगति की है? ये खुद तुम्हारा मिशन है। यदि तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो पदोन्नति या वेतन वृद्धि पाने के बारे में भूल जाओ। तुम अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगे। श्रीकांत, तुम का क्या मतलब है? मैं अभी संघ को इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करता? तुमने अपना काम अच्छी तरह से नहीं किया है और मैंने अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि मैं उच्च अधिकारियों में से एक नहीं हूं और सीधे तुम्हें संभाल नहीं सकता हूं, फिर भी मुझे उच्च अधिकारियों को समस्या की रिपोर्ट करने का अधिकार है। दुष्यंत एक पल के लिए स्टंट थे। ये देखकर कि उन्होंने अब और विरोध नहीं किया, श्रीकांत बेहोश रूप से मुस्कुराए। सही है, अगर हम उन्हें ढूंढते हैं तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें मारने जा रहा हूं। मैं उन्हें पदोन्नत करने और अमीर बनने में मदद करने जा रहा हूं। वे महिमा और अमीरी का आनंद लेंगे। वे 9 प्रांतों के लोग हैं। वे इतने मजबूत बनने के लिए 9 प्रांतों के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए क्या उन्हें 9 प्रांतों के लिए कुछ योगदान नहीं देना चाहिए? किसने उन्हें छिपने और बाहर नहीं आने के लिए कहा? मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। आर्यन के पक्ष में, वह अपना दिमाग बदलना चाहते थे लेकिन अपनी गति तकनीक को नहीं देखा। जब नयन अचानक उनके पास आए तो वह पूरी सुबह परिष्करण तकनीकों के बारे में पढ़ रहे थे। पर्यवेक्षक आर्यन, देखो, जेमेंगला शहर में फोरम फट गया है। क्या हुआ? जेमेंगला शहर में रहस्यमय विशेषज्ञ की पहचान का पता लगाया गया है। आर्यन का दिल अचानक उछल गया। वह उजागर हो गया था। वह कैसे उजागर हुआ? पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने किसी भी कार्य को बड़ा नहीं किया, इसलिए ये दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, है ना? उस सुबह जब उन्होंने लोगों को बचाने के लिए एक चाल चली तो उन्होंने ध्रुव तारा की महान रहस्य का उपयोग करके उन सभी लोगों की यादों को मिटा दिया था जिनका उन्होंने इलाज किया था। किसी के लिए भी उनके रूप को याद रखना असंभव था। जब आर्यन ने फोन लिया और उस पर एक नजर डाली तो उन्हें आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा था। ये जेमेंगला शहर का स्थानीय समाचार कार्यक्रम था। उन्होंने जनता को घोषणा की कि उन्होंने 2 विशेषज्ञ मार्शल कलाकारों को पाया था और आज रात 7 बजे एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार करेंगे। इससे आर्यन ने अपनी बाहें उठाई। वह अच्छी तरह से जानते थे कि ये दोनों साथी निश्चित रूप से नकली थे। वे 2 नकली क्यों बनाएंगे? लोगों के दिलों को शांत करने के लिए। ये जाहिर तौर पर असंभव था। हाल ही में जेमेंगला शहर में कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई थी। लोग शांति से रहते थे और काम करते थे, उनका जीवन आरामदायक था। उन्हें लोगों के दिलों को शांत करने की आवश्यकता कैसे हो सकती है? फिर क्या यह उसे बाहर निकालने के लिए था? आखिरकार बाहरी दुनिया जानती थी कि वह एक शक्तिशाली मार्शल कला विशेषज्ञ था। एक विशेषज्ञ के रूप में उन्हें निश्चित रूप से एक टेम्पर होना चाहिए। जब कोई उसका नाटक कर रहा था तो वह कैसे बैठकर कुछ नहीं कर सकता? वह निश्चित रूप से दिखाई देगा। हालांकि यह एक दया थी कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। आर्यन कोई जिद्दी बूढ़ा आदमी नहीं था जो चेहरे के लिए बेताब था। वह एक युवा आदमी था। जब कोई उसका नाटक कर रहा था तो एंग्री होने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी और कोई भी नहीं मरेगा। जब तक कोई अपमान या चोट नहीं थी तब तक कुछ और मायने नहीं रखता था। पर्यवेक्षक आर्यन, आज रात चलिए टेलीविजन स्टेशन चलते हैं। मैंने सुना है कि टेलीविजन स्टेशन आज बाहर प्रसारण कर रहा है। मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्या तुम उन 2 सुपर मार्शल कलाकारों से नहीं मिलना चाहते जिनकी परवाह पूरे जेमेंगला शहर को है? अगर मैं उन्हें देखता हूं तो क्या होता है? क्या उन्हें खाया जा सकता है? क्या वे मेरी साधना में सुधार कर सकते हैं? अगर मेरे पास समय है तो मैं घर जाकर सोना पसंद करूंगा। नयन स्टंट थे, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके लिए पर्यवेक्षक के विचारों को समझना मुश्किल था और उनके विचारों से सहमत होना भी मुश्किल था। वे 2 शक्तिशाली मार्शल कला विशेषज्ञ थे। वे इतने एलूसिव थे कि यह कहा जा सकता था कि वे 100 वर्षों में शायद ही कभी देखे जाते थे। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं खुद ही जाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक भोजन के लिए इलाज नहीं कर सकता हूं। उन्हें जाना पड़ा।
नयन अनुमान लगा सकते थे कि जिसने उन्हें बचाया वह मार्शल कला विशेषज्ञों में से एक होना चाहिए। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उन्हें जाकर एक नज़र डालना पड़ा। अगर वह उस व्यक्ति को धन्यवाद दे सके तो ये सबसे अच्छा होगा। ये ठीक है, हम इसे किसी और दिन कर सकते हैं, आर्यन ने उदासीनता से जवाब दिया। काम के बाद वह कल्याणी के साथ घर गए जबकि नयन टेलीविजन स्टेशन गए। आर्यन हथियार परिष्करण के साथ प्रयोग करना शुरू करने वाले थे। उन्होंने उन परिष्करण तकनीकों से कुल 4 बुनियादी तकनीकों का सारांश किया था जिन्हें वह सीख रहे थे और उन्हें दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक में अंकित किया था। हालांकि उन्होंने अभी तक एक टॉप नॉच परिष्करण तकनीक का संश्लेषण नहीं किया था, फिर भी उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अग्रिम रूप से इसके साथ प्रयोग करने की आवश्यकता थी। उन्होंने एक सामग्री की दुकान से कुछ आधार सामग्री खरीदी। वे सभी साधारण लोहा थे और उन्होंने कुल मिलाकर 1000 के आसपास खर्च किया। वह उनका पहला परिष्करण था और आर्यन ऐसी अच्छी सामग्री का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सिर्फ अभ्यास था और वह बस कैजुअली उनके साथ खेल सकते थे। सामग्री बहुत अधिक नहीं थी, हालांकि क्योंकि यह लोहा था इसकी मात्रा बहुत बड़ी नहीं थी। यह एक टेबल के आकार का भी नहीं था। जब वह घर लौटे तो आर्यन ने तुरंत परिष्करण करना शुरू कर दिया। अपने पिछले जीवन में आर्यन ने कई उपन्यास पढ़े थे। हथियारों को परिष्कृत करने या गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किसी को आग की लपटों की आवश्यकता थी। यहाँ केवल प्राणिक ऊर्जा पर्याप्त थी। प्राणिक ऊर्जा सर्वव्यापी थी। ये सिर्फ इतना था कि विभिन्न साधना तकनीकों के अनुसार जिस तरह से इसे प्रदर्शित किया गया था वह भी अलग था। जब एक हथियार परिष्करण साधना तकनीक का उपयोग किया जाता था तो प्रदर्शित होने वाली प्राणिक ऊर्जा का तापमान बढ़ जाएगा। बिट बाय बिट परिष्करण सामग्री में अशुद्धियों को परिष्कृत किया जाएगा और यह आकार लेगा। आर्यन के नियंत्रण में 1000 पाउंड से अधिक लोहा को जल्दी से एक फाइन लोहे की लंबी तलवार में परिष्कृत किया गया। तलवार 3 फीट लंबी थी, लेकिन इसका वजन एक साधारण 3 फीट लंबी तलवार के वजन से बहुत दूर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने बड़ी मात्रा में लोहे के सार को संघनित किया। इसका वजन 40 पाउंड से अधिक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। आर्यन ने मोटे तौर पर गणना की और अनुपात 30 से 1 के करीब था। प्रतिधारण दर अभी भी स्वीकार्य थी। आखिरकार 1000 से अधिक पाउंड लोहा के लिए केवल 1000 रुपये चार्ज करना अभी भी बहुत लागत प्रभावी था। लंबी तलवार का वजन इसे उच्च कठोरता के लिए अनुमति देता था। राक्षसों को मारते समय तलवार के शरीर की रक्षा करने के अलावा ये प्राणिक ऊर्जा के इन्फ्यूजन के साथ भी समन्वय कर सकता था जिससे राक्षस को अधिक नुकसान होता था। संक्षेप में ये और भी अद्भुत था। आर्यन मूल रूप से इसे एक परीक्षण देना चाहते थे। अपने हाथ में तलवार के एनहांसमेंट के साथ उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। हालांकि सावधानीपूर्वक विचार के बाद उन्होंने इसे भूलने का फैसला किया। अगर वह एक और बड़ा कमोशन बनाता तो ये जेमेंगला शहर के लोगों को अपना दिमाग खो देगा और उनकी कल्पना को फिर से वाइल्ड जाने देगा। इसके अलावा एक और बिंदु था। आखिरकार वह तलवार लोहा की सामग्री से बनी थी। अगर इसका उपयोग एक साधारण मार्शल कलाकार द्वारा किया जाता तो यह अभी भी ठीक होता। वह पहले से ही एक महान महागुरु था। इसका उपयोग करने के बाद क्या यह इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा? क्या ये सीधे एक्सप्लोडेड हो जाएगा? उस समय अगर वह इसे खो देते तो यह इसके लायक नहीं होगा। कल तक इंतजार करना बेहतर होगा कि उस तलवार को कितने में बेचा जा सकता है। सबसे पहले वह कुछ कैपिटल प्राप्त करेंगे, फिर वह अधिक उन्नत सामग्री के साथ प्रयोग करेंगे। इसे परिष्कृत करने के बाद आर्यन ऊपर जाने और आराम करने के लिए तैयार थे। हालांकि उस पल में उनका फोन जल उठा। कॉलर आईडी ने दिखाया कि यह गौरव का नंबर था। पहले से ही इतनी देर हो गई है। अगर तुम अपनी पत्नी को सोने के लिए नहीं गले लगा रहे हो तो तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? पुराने आर्यन, कुछ हुआ? तुम्हारा अधीनस्थ नयन गिरफ्तार हो गया। आर्यन ने अपनी भौहें थोड़ा उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेलीविजन स्टेशन पर परेशानी पैदा की। आर्यन ने अपनी भौहें और भी अधिक उठाई। वह बच्चा काफी अच्छे स्वभाव का है। वह परेशानी क्यों पैदा करेगा? ये सिर्फ वह नहीं है। काफी संख्या में लोगों ने आज परेशानी पैदा की। प्रमिला भी शामिल थी। आर्यन और भी अधिक परप्लेक्स थे। वास्तव में क्या हुआ? स्पष्ट रूप से समझाओ। क्या टेलीविजन स्टेशन ने यह नहीं कहा कि उन्होंने आज 2 शक्तिशाली मार्शल कलाकारों, तलवार महागुरु और कृपाण कला विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था? लेकिन उन्होंने जिन 2 लोगों को व्यवस्थित किया था उनमें कई खामियां थीं और वे काफी अहंकारी थे। प्रमिला, नयन, ऐसे काफी संख्या में लोग थे जिन्होंने कहा कि वे नकली थे, इसलिए दोनों पक्ष झगड़ा करने लगे। मैंने सुना है कि उन्होंने अंत में लड़ना भी शुरू कर दिया। प्रमिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, उसके दादाजी जेमेंगला मार्शल कला अकादमी के निदेशक हैं। उन्होंने एक फोन कॉल करने के बाद उसे रिहा कर दिया। दूसरी ओर नयन और कुछ अन्य युवा पुरुष जिनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी उन्हें बंद कर दिया गया। और मुझे लगता है कि थोड़ी परेशानी होगी। यह एक साधारण गड़बड़ी नहीं है। मैंने अपने ससुर से सुना है कि वे 2 लोग पहली जगह में नकली थे।
उन्हें श्रीकांत नाम के एक व्यक्ति द्वारा 2 असली मार्शल कलाकारों को बाहर निकालने के लिए व्यवस्थित किया गया था। अंत में उन्हें नयन और अन्य लोगों द्वारा उजागर किया गया, जिससे उनकी योजना बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि वह नयन और अन्य लोगों को हल्के में नहीं जाने देंगे। आर्यन ने अपनी भौहें के बीच की जगह को रगड़ा। स्कीमर्स के उस समूह के पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था। वह व्यक्ति जिसका उपनाम श्रीकांत था, शायद कुछ महान लाभ के लिए उसे ढूंढना चाहता था। बाहरी लोगों की नज़र में वह एक कृपाण कला विशेषज्ञ और एक तलवार महागुरु था। इसके अलावा वे महागुरु या यहाँ तक कि महान महागुरुओं से ऊपर मार्शल कला विशेषज्ञ हो सकते थे। अगर ऐसी प्रतिभा पाई गई और 9 प्रांतों के संघ के मुख्यालय में भर्ती हुई, तो यह एक महान उपलब्धि होगी जो उसकी रैंक को बढ़ाने और एक भाग्य बनाने के लिए पर्याप्त होगी, और उसे अपने अगले जीवन में भोजन या पीने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे लोग अपने खुद के हितों के लिए वास्तव में निर्लज थे। मुझे मिल गया। सबसे पहले मेरे लिए नयन के लिए एक अलग सेल ढूंढने में मदद करो। उसका चेहरा देश के लिए आपदा लाएगा और लोगों के लिए आपदा लाएगा। मुझे डर है कि वह जेल में अपने बैक दूर की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा उसे अच्छी तरह से खाने और पीने दो। बाकी पर कल चर्चा की जाएगी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। गौरव ने जवाब दिया और फोन काट दिया। आर्यन ने अपना फोन रख दिया। उनकी आंखों में कोल्डली चमक आ गई। वास्तव में उन्होंने एक कम प्रोफाइल रखने की पूरी कोशिश की थी। कम से कम अब तक कोई भी उनकी पहचान नहीं जानता था। हालांकि हमेशा कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि उनका एक अच्छा समय हो। उन्हें अचानक अपने पिछले जीवन में हीरो मूवी सुपरमैन की कुछ समझ थी। जब आप अपने आसपास के सभी लोगों से अधिक मजबूत होते हैं, तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे डर और असुरक्षा महसूस करते हैं। फिर तुम दोषी बन जाते हो। भले ही तुमने कोई बुरी चीज नहीं की हो, भले ही तुम एक पूरी तरह से अच्छे व्यक्ति हो, तुम अभी भी इंसान के दिल के पूर्वाग्रह को नहीं बदल सकते हो। इंसान को तुम पर एक रस्सी बांधनी होगी, तुम्हें अपने हाथ की हथेली में मजबूती से पकड़ना होगा, तभी वह सुरक्षित महसूस करेगा और तभी वह सोचेगा कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। जब ऐसा होता है तो तुम कभी कभी कुछ लोगों को मार दोगे और कोई भी तुम्हें नहीं छुएगा। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि उस बिंदु पर तुम उनकी नज़र में एक कुत्ते हो जो उनके द्वारा नियंत्रित होते हो। तुम उन्हें भारी लाभ ला सकते हो, तुम्हारे अपराध की छोटी लागत से कहीं अधिक। फिर अपराध एक गलती नहीं है। वह तथाकथित न्याय सिर्फ एक झूठ था जहां कमजोरों ने अपनी आत्माओं को बनाए रखने के लिए खुद को मजबूर किया। आर्यन सुपरमैन नहीं थे और न ही वह एक बुरे व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें कुछ बुरी चीजें करने में कोई दिक्कत नहीं थी। राज्यपाल के महल के बाहर बगीचे में श्रीकांत वीडियो को देखकर फ्यूरियस थे। उन्हें सख्ती से दंडित करो। हमें उन्हें सख्ती से दंडित करना होगा। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए वह आगे पीछे पेसिंग करते थे। समय समय पर वह अपने दाहिने हाथ को बाहर निकालेंगे, अपनी उंगलियों को हिलाते हुए जैसे ही वह दहाड़ते थे। इन सभी साथियों को सजा दो जिन्हें पकड़ा गया है। उनमें से प्रत्येक को 10 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मूर्खों का एक गुच्छा। उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने जरूरत से ज्यादा बर्बाद कर दिया है। दुष्यंत का चेहरा ठंडा था जब उन्होंने कहा, श्रीकांत, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी उनकी रक्षा करना चाहते हो? मैं किसी की रक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा हूँ। मैं पहले इस मामले से सहमत नहीं था। मैं ऐसे मार्शल कला विशेषज्ञ के साथ बच्चे की तरह कैसे व्यवहार कर सकता हूँ? अंत में कुछ बच्चों द्वारा नकली को पहचाना गया और यह अचानक बच्चों की गलती है। तुम अच्छा दुष्यंत, मुझे लगता है कि तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो। मैं इसकी रिपोर्ट संघ को करना चाहता हूँ। तुम अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो और मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आगे बढ़ो और इसकी रिपोर्ट करो। तुम यहाँ सिर्फ अधिक अनुभव कमाने के लिए हो। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह कर सकते हो, लेकिन मैं, दुष्यंत, नहीं कर सकता। मैं जयमंगला शहर का राज्यपाल हूँ। पृष्ठभूमि के संदर्भ में मैं तुमसे तुलना नहीं कर सकता, श्रीकांत, जिसके पास कोई तुम्हें बैक कर रहा है। सबसे बुरा, मैं बस घर जाकर खेती करूंगा। ठीक है, तुम ये स्थिति नहीं चाहते हो। ऐसे कई लोग हैं जो ये स्थिति चाहते हैं। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। झपट। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक सुनहरी रोशनी जो दर्जनों फीट लंबी थी, नीचे उतर गई, उसे 2 में विभाजित कर दिया। प्रकाश द्वारा स्टर्ड मजबूत हवा ने उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया, जिसमें धूल की एक भी बूंद नहीं बची। कृपाण प्रकाश ने अपना मोमेंटम नहीं खोया। जब यह जमीन पर उतरा तो इसने एक विशाल रवीन बनाया जो 100 फीट लंबा था। धूल और धुआं हवा में उड़ गया। राज्यपाल के मैनर के कई गार्ड्स जल्दी से चारों ओर इकट्ठा हो गए। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला, जल्दी करो, राज्यपाल की रक्षा करो। आवाजें जोर से और क्योटिक थीं। जहां तक दुष्यंत की बात है, वह वहां फूलश्री खड़े थे। कहने की जरूरत नहीं है, वह जानता था कि जिस व्यक्ति ने हमला किया वह रहस्यमय मार्शल कला विशेषज्ञों में से एक होना चाहिए।
उन्हें बस उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे बस ऐसे ही मार देगा। उसने व्यक्ति को अपने जीवन के लिए प्लीड करने का मौका भी नहीं दिया। बहुत दुष्ट। इससे वह इतना डर गया कि उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। उसके पूरे शरीर में पौध से ठंडा पसीना टपकने लगा। काफी देर बाद उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि गार्ड्स के अलावा कोई और नहीं था। इससे उन्हें राहत की सांस लेने लगी। ऐसा लगता था कि दूसरा पक्ष पहले ही चला गया था। हालांकि जमीन पर कृपाण के निशान को देखते हुए उनकी अभिव्यक्ति फिर से सोलम हो गई। दूसरा पक्ष बिना किसी आवाज के दोनों के बीच बातचीत सुन सकता था। उनकी साधना वास्तव में बहुत अधिक थी। दूसरे पक्ष ने श्रीकांत को बिना किसी आवाज के मार सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि दूसरे पक्ष ने श्रीकांत के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, इसीलिए उन्होंने उसे उसके सामने मार दिया था। वह उसे एक चींटी की तरह यातना दे रहा था। वह उसे अप्रत्यक्ष रूप से ये भी बता रहा था कि वह नहीं चाहता था कि कोई उसके साथ परेशानी पाए, अन्यथा अगली बार जब वह मरता तो वह वही श्रीकांत होगा। यह एक धमकी थी, लेकिन एक चेतावनी भी थी। एक गहरी सांस लेने के बाद दुष्यंत ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, आज रात जो हुआ उसे किसी को भी लीक करने की अनुमति नहीं है। हाँ, हर किसी ने एक स्वर में जवाब दिया। वास्तव में भले ही दुष्यंत ने कुछ भी नहीं कहा, वे भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। वह एक महान संघ था। किसी को मारना खाना और पीने जितना आसान था। कोई भी ऐसे व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि अगर उन्हें 100 सिर दिए जाते तो उसके लिए उन्हें काटने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा जेल में युवा पुरुषों को रिहा करो। इसके अलावा आज से पूरे जेमेंगला शहर के इंटरनेट को अब उन 2 मार्शल कला विशेषज्ञों के बारे में बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी पोस्ट्स हटा दिए जाएंगे। सभी बाद के पोस्ट्स को रिव्यू पास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, एक रो में कई आदेश जारी करने के बाद दुष्यंत जल्दी से राज्यपाल के महल में चले गए और उस मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी। उनकी रिपोर्ट सुनने के बाद दूसरा पक्ष एक पल के लिए चुप था और फिर दुष्यंत की योजना की प्रशंसा की। तुमने इस मामले में अच्छा किया है। आज से किसी को भी उन मार्शल कला विशेषज्ञों पर कोई ध्यान नहीं देना है। हाँ, वह श्रीकांत, वह मरने का हकदार है। इस मामले की रिपोर्ट श्रीकांत परिवार को दो और इसकी ट्रूथफुली रिपोर्ट करो। मुझे विश्वास है कि अगर वे इसे देखते हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। फोन काटने के बाद दुष्यंत ने राहत की एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि मामला पूरी तरह से खत्म हो गया था। वह कुछ नहीं कर सका। उसकी शक्ति कितनी भी उच्च क्यों न हो, यह अभी भी उसकी ताकत से अधिक नहीं थी। उनमें से काफी थे और वे शायद महान संघों से ऊपर मार्शल कला विशेषज्ञ थे। अगर किसी को दोष देना था तो वे केवल श्रीकांत परिवार को दोष दे सकते थे कि उन्होंने श्रीकांत को इतना मूर्ख बनाया कि उन्होंने परिणामों पर विचार नहीं किया और रेकलेसली काम किया। हालांकि इसने उन्हें मदद करने में असमर्थ भी बना दिया, लेकिन थोड़ा उत्सुक महसूस किया। वे मार्शल कला विशेषज्ञ जेमेंगला शहर में क्यों आए? ये जेमेंगला शहर था। क्या कोई रहस्य था? लंबे समय तक सोचने के बाद वह अभी भी एक कारण के बारे में नहीं सोच सका। वह केवल अपना सिर हिला सकता था और एक रिपोर्ट लिख सकता था। उस पल में आर्यन पहले से ही कुछ सड़कों दूर दिखाई दिए थे। जिस कारण से वह दिखाई नहीं दिए वह ये नहीं था कि वह डरते थे कि दूसरे उनके रूप को पहचान लेंगे। उन्हें केवल उनके बारे में दूसरे पक्ष की यादों को हटाने के लिए एक सिंगल विचार का उपयोग करने की आवश्यकता थी। जिस कारण से उन्होंने एक उपस्थिति नहीं बनाई वह यह था कि उन्हें लगा कि श्रीकांत जैसे कचरे से निपटना बहुत कम था। अपने हाथों को गंदा करना। दुष्यंत एक बुरे व्यक्ति नहीं थे, वह एक अच्छे राज्यपाल थे, इसलिए उन्होंने एक चाल नहीं चली। किसी भी मामले में उसके बाद उन्होंने शायद अपने इरादों को व्यक्त किया था। संघ शायद फिर से उसे ढूंढने के लिए आने के बारे में नहीं सोचेगा। बेशक ये सबसे अच्छा है कि न आए। अगर तुम आते हो कोई वापसी नहीं है। मालिक, इस लोहे की तलवार पर एक नजर डालें। ये कितना लायक है। रात बीत गई। अगली सुबह आर्यन काम पर जाते समय लोहे की तलवार को बेचने के लिए सामग्री की दुकान पर ले गए। ओह, तुम कल से ग्राहक हो, है ना? तुमने इतनी जल्दी अभ्यास समाप्त कर लिया। मालिक ने आर्यन को पहचाना और अपने हाथ से तलवार ली। अच्छी तलवार। जब उन्होंने तलवार देखी तो वह मदद नहीं कर सके, लेकिन एक्सक्लेम हुए। उस तलवार को पहले से ही एक अतिप्रकाशीय ग्रेड हथियार माना जा सकता था। हथियार, गोलियां और साधना तकनीकें एक ही थे। उन्हें सभी को साधारण, अतिप्रकाशीय और महागुरु श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आर्यन के पास हथियार परिष्करण तकनीकों की पूरी मास्टरी नहीं थी। उनके पास केवल कुछ बुनियादी हथियार परिष्करण तकनीकें थीं। वह अभी भी अपनी गति तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह 1000 से अधिक टुकड़े लोहा का उपयोग करके एक अतिप्रकाशीय ग्रेड तलवार को परिष्कृत कर सकते थे। वह पहले से ही बहुत अच्छा था। युवा आदमी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा।
तुम्हारी इस तलवार के साथ अगर तुम इसे इंटरनेट पर बेचते हो तो ये कम से कम 3000 या यहाँ तक कि 4000 के लायक होगा। अगर तुम ऑक्शन हाउस या हथियार की दुकान पर जाते हो तो ये तुम्हें 2700 या 2800 दे सकता है। हालांकि मेरे साथ मैं तुम्हें अधिकतम 2600 ही दे सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे बेचने में विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे अभी भी वापस और आगे जाना होगा। ये भी ठीक है, लेकिन भविष्य में जब मैं सामग्री खरीदता हूँ तो तुम्हें मुझे एक सस्ता मूल्य देना होगा। जरूर जरूर जरूर, कोई समस्या नहीं है। मालिक ने बहुत सीधे तौर पर पैसे को आर्यन को ट्रांसफर कर दिया। आर्यन सामग्री की दुकान से चले गए, कुछ नाश्ता खरीदा और खाते हुए चले गए। अगर वह इसे ऑनलाइन बेचता तो यह बहुत परेशानी भरा होता। एक लेड बैक व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में इसकी देखभाल करने की परवाह नहीं कर सकता था। वैसे भी वापसी की दर भी बहुत अधिक थी। ये पहले से ही 2.6 की वापसी दर तक पहुंच गया था। इसके अलावा यह उस स्थिति के तहत था जहां उनका वर्तमान परिष्करण स्तर उच्च नहीं था। अगर उनका स्तर उच्च था तो भले ही यह 1000 टुकड़े लोहा हो, वह एक सच्ची अतिप्रकाशीय ग्रेड हथियार को परिष्कृत करने में सक्षम हो सकता है। जहां तक महागुरु ग्रेड की बात है तो इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्यन का स्तर कितना भी अच्छा क्यों न हो, ऊर्जा के संरक्षण का कानून उन्हें एक महागुरु ग्रेड हथियार को परिष्कृत करने के लिए 1000 टुकड़े लोहा का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। वह हर दिन भी इसे परिष्कृत नहीं करेंगे। अगर वह 1 या 2 बार इसके साथ खेलते हैं तो उसे एक हॉबी कहा जाएगा। अगर वह इसे हर दिन करता है तो उसे काम कहा जाएगा। प्रकृति अलग थी। अगर वह कभी कभी कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने और एक बड़ा भोजन खाने के लिए इसे करता है तो वह इतना बुरा नहीं होगा। मुख्य कारण ये था कि आर्यन वास्तव में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। पैसा एक सांसारिक पोजेशन था। जब तक उनके पास पर्याप्त था तब तक ये पर्याप्त था। अगर वह वास्तव में पैसा कमाना चाहते थे तो बहुत सारे तरीके थे। बैंकों को लूटना, सोने की खानों की खोज करना, अमीर महिलाओं के साथ रिपेटिटिव पुशअप्स की खोज करना। उन्होंने सड़कों पर खोज करने के लिए ध्रुव तारा की महान रहस्य का भी इस्तेमाल किया। वह हर दिन पैसे उठाकर एक भाग्य बना सकते थे। पुनर्जन्म के बाद आर्यन केवल जीवन का आनंद लेना चाहते थे। धीमी गति, भोजन की कोई कमी नहीं, पीने की कोई कमी नहीं। हर दिन वह 100 मिलियन बिंदुओं से अधिक मजबूत हो जाएगा। यह आरामदायक था। जब वह पुस्तकालय में आए तो नयन भी लौट आए थे। ये देखा जा सकता था कि वह कल के मामले के बारे में अभी भी बहुत एंग्री थे। उन्होंने नॉनस्टॉप चैटर किया और राज्यपाल के महल में कर्सिंग करते रहे। वह स्वाभाविक रूप से श्रीकांत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और सोचते थे कि ये दुष्यंत द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वह केवल दुष्यंत को अपने मुंह को संतुष्ट करने के लिए शाप दे सकते थे। आर्यन स्वाभाविक रूप से दुष्यंत का बचाव नहीं करेंगे। ये सिर्फ गाली के कुछ शब्द थे और कुछ भी वास्तव में बाहर नहीं आएगा। अगर उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड श्रीकांत था तो नयन शायद बहुत सारे सवाल पूछेंगे। अगर उसने पूछा कि वह कैसे जानता है तो वह कैसे जवाब देगा। हालांकि नयन का कैरेक्टर वास्तव में बहुत अच्छा था। वह जानता था कि उसे एक मार्शल कला विशेषज्ञ द्वारा बचाया गया होगा, इसलिए उन्होंने धर्मी रूप से बात की। उनके लिए सामान्य रूप से उनकी देखभाल करना व्यर्थ नहीं था। नयन ने देखा कि आर्यन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए वह एक और मैनेजर से शिकायत करने के लिए दौड़ गए। आर्यन भी शांति में समाप्त हो गए और पढ़ना जारी रखा। आज वह सामान्य रास्ते पर लौट आए और अपनी गति तकनीकों का अभ्यास करना जारी रखा। हथियार बाहरी वस्तुएं थे, इसलिए वह केवल इस बीच उनका अभ्यास कर सकते थे और उनमें प्रमुख नहीं हो सकते थे। उनके पास मूल रूप से केवल 2 बुनियादी गति तकनीकें थीं, लेकिन हाल ही में एक किताब पढ़ने के बाद उन्होंने 2 और प्राप्त किए। अब उनके पास पहले से ही 4 बुनियादी गति तकनीकें थीं। बुनियादी गति तकनीकें केवल गति को लगभग 20% तक बढ़ाती थीं। हालांकि यह केवल 20% था, लेकिन यह एक मार्शल कलाकार के लिए लड़ने के लिए बेहद दुर्लभ था। इसका मतलब था कि हर 5 फीट दूसरों को स्थानांतरित किया गया, तुम एक अतिरिक्त पैर स्थानांतरित कर सकते थे। क्या कहावत थी, मार्शल कलाओं की दुनिया में केवल अविनाशी और तेज को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके बारे में बोलते हुए, अगर गति बहुत तेज थी तो क्या त्वचा खरोंच हो जाएगी। आखिरकार घर्षण प्रतिरोध एक समस्या थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। क्या ये शरीर की रक्षा के लिए प्राणिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था? यहां तक कि अगर शरीर की रक्षा के लिए प्राणिक ऊर्जा का उपयोग किया गया था तो ये घर्षण के माध्यम से गर्मी उत्पन्न करेगा, है ना? क्या शरीर में पानी उच्च तापमान और दबाव का सामना करने में असमर्थ होगा क्योंकि यह बहुत गर्म था? वर्तमान साधना से ऐसा लगता था कि इसने इसका थोड़ा उल्लेख किया था। गति तकनीक का अभ्यास करने के लिए किसी को अपनी शारीरिक ताकत को थोड़ा बढ़ाना होगा। अगर कोई गति का उपयोग करना चाहता था तो उसे पर्याप्त टफ होना पड़ा। इससे आर्यन ने इमोशन के साथ आह भरी।
जैसा कि उम्मीद की जाती है, अगर कोई एक योग्य फाइटर बनना चाहता था तो उसे गुणी, बुद्धिमान, सुंदर और चौतरफा विकास करना पड़ा। साइड इफेक्ट सूनर और लेटर घातक होंगे। हालांकि उन्होंने शरीर परिष्करण तकनीक का ज्यादा अभ्यास नहीं किया। मुख्य कारण ये था कि उन्हें एक डर था। शरीर परिष्करण के बाद हालांकि यह शरीर की विस्फोटक शक्ति को बढ़ाएगा, ये शरीर की कठोरता को भी बढ़ाएगा। अगर उसका शरीर स्टील में बदल गया तो वह क्या करेगा? हालांकि वह अब सिंगल थे, लेकिन ये गारंटी देना मुश्किल था कि एक दिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जिसने उन्हें टेम्प्टेड किया। कोई भी उस चीज के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। जब वह समय आया तो क्या वह दूसरों को चुभने के लिए स्टील बार्स का उपयोग करेगा? भले ही उन्होंने पहले ही स्वर्ग संशोधन तकनीक सीख ली थी, लेकिन वह बहुत दूर नहीं जा सकते थे, है ना? जब समय आया तो क्या वह लगातार खूनी कांटों को ठीक करने में सक्षम होगा? हम सिर्फ उस दृश्य के बारे में सोचने से एक डर महसूस होता है। किताब ने शरीर परिष्करण तकनीक के नकारात्मक परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा था। हालांकि एक आदमी के बजाय इसने एक महिला का उल्लेख किया। कहा जाता था कि शरीर परिष्करण चरण तक पहुंचने के बाद वह एक महागुरु बन गई थी और युद्ध के मैदान पर इनविंसिबल थी। लोहे की मुट्ठी की एक जोड़ी के साथ वह एक हथौड़ा के साथ एक अखरोट को स्मैशिंग की तरह राक्षस के सिर को कुचल सकती थी। हालांकि ये भी इसके कारण था कि उसका शरीर स्टील की तरह हार्ड था। अब तक ऐसा लगता था कि वह अभी भी सिंगल थी। यह न तो वांछनीय था और न ही आकर्षक। शरीर परिष्करण तकनीक सीखने से पहले इसे स्पष्ट रूप से समझने का अवसर ढूंढना बेहतर था। किसी भी मामले में उन्हें केवल एक या दो बुनियादी शरीर परिष्करण तकनीकें होनी चाहिए। वह मुश्किल से पहले एक का समर्थन कर सकता था। जब वह रात में काम से बाहर निकले तो नयन के लिए आर्यन को रात के खाने के लिए इलाज करने का समय था। जब वह काम पर थे तो उन्होंने खुलासा किया था कि वह जेमेंगला शहर में एक उत्कृष्ट रेस्तरां में आर्यन का इलाज करेंगे। उस जानकारी के आधार पर आर्यन ने दोपहर में दोपहर का भोजन नहीं खाया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह नयन का लाभ उठाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वह व्यंजनों का पूरी तरह से स्वाद लेना चाहते थे। कभी कभी वह नहीं जानते थे कि क्यों, लेकिन उन्होंने जितना अधिक खाया उतना ही अधिक स्वादिष्ट हो गया। उन्होंने इस पर पैसा खर्च किया, लेकिन इसे 2 बार खाने के बाद यह उबाऊ हो गया। जिस चीज ने आर्यन को हैरान कर दिया वह ये था कि नयन उन्हें जेमेंगला शहर के जलचंद्र मंडप में लाए थे। आर्यन ने उस जगह के बारे में पहले सुना था। ये जेमेंगला शहर का सबसे अच्छा एथनिक रेस्तरां था। इसमें व्यंजन सब 9 प्रांतों में सबसे प्रसिद्ध व्यंजन थे। इसी तरह कीमतें भी बहुत महंगी थीं। कहा जाता था कि पूरी तरह से भरे होने के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये खर्च करना पड़ता था। आर्यन ने अपने पेट की ओर देखा और फिर अपने कंधे पर कल्याणी की ओर देखा। हम कम खाओ। अगर वह 30,000 से 50,000 रुपये खाता है तो ये ठीक है, लेकिन वह बहुत दूर नहीं जा सकता था। पर्यवेक्षक आर्यन, आज मेरी ट्रीट है। कृपया मेरे साथ औपचारिकता न करें और जितना चाहें उतना खाएं। नयन ने अपनी छाती को थपथपाया जबकि आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। वे दोनों साइड बाय साइड रेस्तरां में चले गए। 1 घंटे बाद नयन ने अपनी चॉपस्टिक्स को पकड़े और अपने सामने पाइल्ड अप प्लेट्स को देखा। साथ ही आर्यन और कल्याणी को भी देखा जो अभी भी खा रहे थे। वह अपने जीवन पर संदेह करने में मदद नहीं कर सका। सर, आप दोनों ने इतना खाया है। क्या आपको डर नहीं है कि आप स्टफ्ड हो जाएंगे? वास्तव में एक बार जब किसी की साधना अधिक हो जाती थी तो वे जितना भी खाते वे स्टफ्ड नहीं होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब किसी की साधना बढ़ती थी तो उनका शारीरिक अस्तित्व भी एक संबंधित वृद्धि प्राप्त करेगा। उनके द्वारा खाए गए भोजन को उनके शरीर में प्राणिक ऊर्जा द्वारा जल्दी से पोषक तत्वों में पचाया जाएगा और संग्रहित किया जाएगा। आर्यन को केवल व्यंजनों का स्वाद लेने की आवश्यकता थी और उन्हें उस ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी जो वे लाए थे। इसलिए उन्होंने थोड़ा ज्यादा खाया। हालांकि ये रुकने का भी समय था। आर्यन ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक्स नीचे रखा, अपने मुंह को पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला और फिर एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैंने खाना समाप्त कर दिया है। नयन ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा। वह वास्तव में डरते थे कि आर्यन का पेट फट जाएगा। यह अच्छा है कि आपने खाना समाप्त कर दिया है। देर हो रही है, मैं बिल का भुगतान करने जाऊंगा। ये कहने के बाद वह तुरंत बिल का भुगतान करने के लिए खड़े हो गए। जब उन्होंने बिल पर संख्याओं की श्रृंखला देखी तो नयन मदद नहीं कर सके लेकिन हिंसक रूप से काम गए। 65,721 रुपये। वह बहुत रूथलेस था। हालांकि यहाँ भोजन अधिक महंगा था और प्रति व्यक्ति खपत 10,000 से अधिक थी, लेकिन पर्यवेक्षक और बिल्ली की कुल खपत 4 से 5 लोगों के भोजन के बराबर थी। क्या ये खाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं था? नहीं, उन्हें भविष्य में पर्यवेक्षक को ऐसी जगह पर खाने के लिए नहीं लाना चाहिए। हालांकि पैसा पर्यवेक्षक द्वारा उन्हें दी गई किताबों पर भरोसा करके कमाया गया था, लेकिन 3 से 4 बार खाने के बाद उन्हें अभी भी इसके लिए भुगतान करना पड़ा। क्या तुमने बिल का भुगतान कर दिया है? आर्यन कल्याणी को ले गए और नयन ने सिर हिलाया। मैंने इसे सेटल कर दिया है। तो चलो वापस चलते हैं।
ठीक है। वे दोनों एक साथ रेस्तरां से बाहर चले गए और सड़क के कोने की ओर चले गए। हालांकि उन दोनों के पास अलग अलग सड़कें थीं, लेकिन सड़क का स्ट्रेच अभी भी एक ही था। तुम कहाँ रहते हो, सर? बाहरी इलाके में। बाहरी इलाके? वह बहुत दूर है। क्या काम पर जाना सुविधाजनक है? ये बहुत बुरा नहीं है। मुख्य कारण यह है कि किराया सस्ता है। ये कितना सस्ता हो सकता है? तुम्हारी सैलरी अब एक महीने में लगभग 10,000 रुपये है ना? तुम एक क्लोजर क्यों नहीं ढूंढते ताकि काम पर जाना और यात्रा करना सुविधाजनक हो? ये बहुत बुरा नहीं है। यह एक महीने में 100 रुपये है। नयन शॉक्ड और स्पीचलेस थे। क्या बाहरी इलाके में सभी घर इतने सस्ते थे? ऐसा लगता था कि उन्हें चारों ओर पूछना पड़ा। हालांकि पुस्तकालय में रहना मुफ्त था, लेकिन उनके लिए बहुत से कर्मचारियों के बीच रहना असुविधाजनक था। इसके अलावा पुस्तकालय में बहुत से लोग थे। अगर उन्होंने गलती से अपनी राक्षस रक्षक रक्तरेखा की आभा को उजागर किया तो वह बड़ी परेशानी में होंगे। जैसे ही वह सोच रहे थे, खतरे की एक घातक भावना अचानक उतर गई, जिससे उनके शरीर पर सभी बाल सीधे खड़े हो गए। ये भावना, ये शक्तिशाली आभा, क्या ये वह हो सकता है? सर, आपको जल्दी से चले जाना चाहिए और जहां तक संभव हो वहां जाना चाहिए। नहीं, ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मेरे लिए जाना बेहतर है। सर, आपको मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने तुरंत अपनी सारी ताकत उजागर की और दूसरी दिशा में भाग गए। नयन एक प्राथमिक 5वां ग्रेड था, जबकि उन्होंने सोचा कि आर्यन केवल एक प्राथमिक 2रा ग्रेड था। आर्यन को भागने देने के बजाय उनके लिए दूर भागना बेहतर था। पहले के विपरीत, वे पीछा करने वाले बहुत शक्तिशाली थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि नयन में विरोध करने का दिल भी नहीं था। वह जानता था कि वह उस समय निश्चित रूप से भागने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उसे भागना पड़ा। कम से कम वह पर्यवेक्षक को इम्प्लिकेट नहीं करेगा। आर्यन, दूसरी ओर, ने अपना सिर हिलाया। यह मूर्ख, वह मरने वाला है, फिर भी वह दूसरों के बारे में सोच रहा है। वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि नयन क्यों जाना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने भी उस शक्ति को महसूस किया था और उन्होंने नयन से पहले इसे महसूस किया था। 2 लौकिक प्रथम ग्रेड महागुरु पशुनव थे। ये बहुत स्पष्ट था कि वे निश्चित रूप से पशुदेव संघ द्वारा भेजे गए हत्यारे थे। आखिरकार उन्होंने पिछली बार अपने 2 शिष्यों को मार दिया था। नयन ने निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को दूर करने के लिए अपने पलायन का उपयोग करना चाहा ताकि उसे चोट न पहुंचे। आर्यन ने अपने पेट पर थपथपाया। इतना खाने के बाद मुझे अपने भोजन को ठीक से पचाना चाहिए। नयन काफी तेज था। कुछ सेकंड में वह सड़क के अंत में गायब हो गए थे। उनकी साधना केवल प्राथमिक 5वां ग्रेड थी, इसलिए वह इतनी तेज नहीं होनी चाहिए। आर्यन एक नज़र में बता सकते थे कि नयन की रजत लोमड़ी रक्तरेखा ने उसकी मदद करने में एक निश्चित भूमिका निभाई थी। ऐसा लगता था कि एक ही राक्षस रक्तरेखा में एक से अधिक साधना तकनीक निहित थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पशुनव इतने मजबूत थे। हालांकि नयन केवल सड़क से बाहर दौड़े इससे पहले कि वह अपने पैरों पर एक विशाल प्रभाव से मारा गया। धमाका, एक लाउड विस्फोट के साथ नयन के निचले पैर मौके पर ही उड़ गए। आह! वह चिल्लाया और एक थड के साथ जमीन पर गिर गया। तीव्र दर्द ने उनके पूरे शरीर को अनकंट्रोलेबली कांप दिया। अंधेरे में एक लंबा और पतला आंकड़ा भेड़िया की तरह भयंकर आंखों के साथ धीरे धीरे बाहर चला गया। मोटी मिश्र धातु की जंजीरें उसकी बाहों के चारों ओर लपेटी हुई थीं। वे उनके हथियार थे जो छोटे महागुरु हथियार थे। छोटे बीस्टार्ड, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो? नयन ने अपने दांतों को भींच लिया और एक कांपती आवाज के साथ कहा, महागुरु हरितवृक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेता तुम्हें मेरे शिकार के लिए भेजेगा। खुद की चापलूसी मत करो। मुझे तुम्हारा शिकार करने की जरूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ उस व्यक्ति से बदला लेना है जिसने पिछली बार तुम्हारी रक्षा की थी। ये कहने के बाद हरितवृक ने अपना हाथ घुमाया और जंजीरें लंबी चाबुक की तरह थीं, जो नयन की छाती पर लैशिंग कर रही थीं। धमाका, नयन को उड़ते हुए भेजा गया था। उसकी छाती बुरी तरह से म्यूटेटेड थी, जिससे उसकी गास्टली सफेद हड्डियां उजागर हुईं। तुम्हारे पास रजत लोमड़ी रक्तरेखा है। इतनी गंभीर चोट के साथ भी तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतना पीड़ित होने का चयन नहीं करोगे। मुझे बताओ, किसने भद्र और मेघा को मारा? मुझे बताओ और मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दूंगा। महागुरु हरितवृक का लहजा डोमिनियरिंग था और इसका खंडन नहीं किया जा सकता था। वह नयन के बारे में कम परवाह कर सकता था। उसकी नज़र में नयन सिर्फ एक छोटी चींटी थी, जिसका उल्लेख करना बिल्कुल भी लायक नहीं था। यहाँ तक कि जिस तरह से वह मरा वह उसके अपने हाथों में था। नयन इतने दर्द में था कि वह लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन उसने अभी भी अपने दांतों को भींच लिया और एक माउथफुल खून बाहर थूक दिया। मुझे मार दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हरितवृक ने उसकी निर्धारित आंखों को देखा और स्नॉटेड, मूर्ख बीस्टार्ड, तुम्हारी मां की तरह मूर्ख और स्टबन। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि इससे कोई फर्क पड़ेगा?
जैसे ही हरितवृक ने बोलना समाप्त किया, नयन के कानों में लस्ट के एक हिंट के साथ एक आलसी आवाज क्वाइटली गिरी। हरितवृक, बच्चों को डराओ मत। उस आवाज को सुनकर नयन की प्यूपल्स तुरंत कंस्ट्रिक्टेड हो गईं। यह आवाज, क्या यह महागुरु मोहिनी लोमड़ी है? पशुदेव संघ ने वास्तव में 2 महागुरु भेजे और उनमें से एक आध्यात्मिक कलाओं का मास्टर था। छोटे नयन बहुत स्मार्ट हैं। तुमने अपनी बहन को तुरंत सही अनुमान लगाया। दूसरे पक्ष के शब्द टीजिंग से भरे थे, लेकिन नयन को ऐसा लगा जैसे वह एक बर्फ की गुफा में गिर गया हो और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से ढका हुआ था। युद्ध में हरितवृक की ताकत असाधारण थी। यहाँ तक कि जमेंगला शहर में 3 महागुरु भी अकेले उसे लेने में सक्षम नहीं हो सकते। जहाँ तक मोहिनी लोमड़ी की बात है तो वह प्राणिक ऊर्जा हेरफेर की एक मास्टर थी। उसकी आध्यात्मिक तकनीक इतनी मजबूत थी कि इसने किसी के बालों को सीधे खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि एक महागुरु वीर कलाकार को भी उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। एक बार जब वे दोनों संयुक्त हो गए तो जमेंगला शहर में 3 महागुरु भी बलों में शामिल होने पर उन्हें हराने में सक्षम नहीं हो सकते। उसके पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। नयन ने अपने दांत भींचे। उन दोनों द्वारा मौत के लिए यातना दिए जाने के बजाय वह खुद को मार सकता था। ये सोचकर उन्होंने तुरंत अपना हाथ उठाया और आत्महत्या करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, हरितवृक ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक किरण सीधे उसकी बांह से गुजरी। आह! दिल को दुख देने वाले दर्द ने तुरंत नयन को बेहोश कर दिया। ओह हरितवृक, तुम बहुत रफ हो। चाहे कुछ भी हो, छोटा नयन अभी भी हमारा जूनियर है। तुम वास्तव में उस पर दया करना नहीं जानते। हरितवृक का चेहरा ठंडा था। बकवास करना बंद करो। उसकी मेमोरी को स्कैन करो और उस बीस्टार्ड को ढूंढो जिसने भद्र और मेघा को मारा। मिल गया। महागुरु मोहिनी लोमड़ी ने अपने हाथों को हेल्पलेस रूप से फैलाया और मोहिनी लोमड़ी कबीले की साधना तकनीक का उपयोग किया। उसकी प्राणिक ऊर्जा एक टाइप की तरह नयन के शरीर में सर्ज हो गई। क्या? जिस पल उसकी प्राणिक ऊर्जा नयन के शरीर में प्रवेश कर गई, वह स्टंट होने में मदद नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि नयन की आध्यात्मिक चेतना में वर्तमान में एक युवा आकृति वहां खड़ी थी। वह आकृति प्राणिक ऊर्जा से संघनित थी। यह अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ वहां खड़ा था और एक जोड़ी ठंडी आंखें उसे देख रही थी, जैसे कि यह लंबे समय से उसके आगमन को जानता था और जानबूझकर यहां उसका इंतजार कर रहा था। तुम वह वीर कलाकार हो जिसने भद्र और मेघा को मारा। आर्यन ने उसे अनदेखा कर दिया। जिस कारण से उन्होंने पहले एक चाल नहीं चली, वह ये था कि वह नयन के बेहोश होने का इंतजार कर रहे थे। जब नयन जाग रहे थे तो उनके लिए एक चाल चलना अच्छा नहीं था। अब जब मोहिनी लोमड़ी की प्राणिक ऊर्जा सर्ज हो गई थी, तो इसका मतलब था कि वह उन 2 पशुदेव संघ महागुरुओं को उनके रास्ते पर भेज सकता था। अपनी आंखों के एक स्लाइट आंदोलन के साथ एक अधिक शक्तिशाली प्राणिक ऊर्जा सभी दिशाओं से मोहिनी लोमड़ी की ओर दबाने लगी। इतना शक्तिशाली, मोहिनी लोमड़ी की प्यूपल्स कंस्ट्रिक्टेड हो गईं और उसकी आत्मा कांपने लगी। वह स्लाइटेस्ट बिट लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करती थी और उसकी प्राणिक ऊर्जा तुरंत हटने लगी। दुर्भाग्यवश आर्यन तेज थे, बहुत तेज। उन्होंने उसे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया और तुरंत प्राणिक ऊर्जा को कुचल दिया जिसे उसने डाला था। फिर उन्होंने मूल रास्ते का पालन किया और सीधे उसकी आत्मा पर हमला किया। स्प्लैट! मोहिनी लोमड़ी ने खून थूका और पीछे की ओर उड़ गई। हवा में वह एक टूटी हुई रस्सी के साथ एक पतंग की तरह थी। मोहिनी लोमड़ी! हरितवृक ने अपना पैर स्टॉम्प किया और उसका शरीर तुरंत मोहिनी लोमड़ी के शरीर को पकड़ने के लिए फ्लैश पास्ट हो गया। हालांकि उन्होंने पाया कि वह पहले से ही अपनी आखिरी सांस पर थी। क्या हो रहा है? जल्दी भागो! मोहिनी लोमड़ी ने उन 2 शब्दों को कहने के लिए संघर्ष किया। हरितवृक लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था और तुरंत भागने के लिए मुड़ गया। जिस पल वह मुड़ा, एक प्रकाश डार्क रात में एक उज्ज्वल मीटियोर की तरह तुरंत उसके माथे के पास पहुंचा। उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। जिस पल उन्होंने प्रकाश देखा, उनकी चेतना अंधेरे में गिर गई। उसके शरीर और आत्मा को मर्सिलेसली कृपाण रे द्वारा चकनाचूर कर दिया गया, जिससे कुछ भी नहीं बचा। प्लॉप! हरितवृक और मोहिनी लोमड़ी के शरीर फिर से जमीन पर गिर गए। हरितवृक! मोहिनी लोमड़ी मदद नहीं कर सकी लेकिन एक्सक्लेम हुई। अगले सेकंड में उसके सिर पर किसी ने कदम रखा था। मोहिनी लोमड़ी की आंखों के कोने से उसने एक झलक ली और उसका दिमाग फिर से कांपने में मदद नहीं कर सका। ये वह व्यक्ति था जिसे उसने अभी अभी नयन की आध्यात्मिक चेतना में देखा था। वह वास्तव में एक वीर कला विशेषज्ञ था। जैसा कि वह सोच रही थी, उसने अचानक महसूस किया कि उसकी प्राणिक ऊर्जा अचानक इन्वेडेड हो गई थी। अच्छा नहीं, वह अपनी यादों के माध्यम से सर्च करना और पशुदेव संघ की जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जिस तरह से वह आर्यन को ढूंढने के लिए नयन की आध्यात्मिक चेतना पर आक्रमण करना चाहती थी, वह निश्चित रूप से उसे सफल नहीं होने दे सकती। मोहिनी लोमड़ी ने अपने दांतों को भींच लिया और पहले से ही अपनी खुद की प्राणिक ऊर्जा को डेटोनेट करने के लिए तैयार थी। हालांकि ऐसा करने से वह इटर्नल डैम्नेशन की भूमि में गिर जाएगी, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।
अगर ऐसे वीर कला विशेषज्ञ को पशदेव संघ की जानकारी मिली तो यह निश्चित रूप से आपदा और बर्बादी का कारण होगा। हालांकि जैसे ही वह अपनी प्राणिक ऊर्जा को डेटोनेट करने वाली थी, उसने अचानक महसूस किया कि वह पहले से ही इसे मोबिलाइज करने में असमर्थ थी। आर्यन की मेंटल एनर्जी बहुत शक्तिशाली थी, सीधे उसकी मेंटल एनर्जी को दबा रही थी। उस पल में मोहिनी लोमड़ी पूरी तरह से डिस्पेयर में थी। पशदेव संघ जैमेंगला शहर में क्यों आया? वह एक जगह नहीं थी जहां वे रह सकते थे, यह नरक था। मिल गया। जब वे 4 शब्द मोहिनी लोमड़ी के कानों में प्रवेश कर गए तो उसने महसूस किया कि आर्यन के पैर अचानक बल लगाते हैं, जो उसके सिर पर एक विशाल चट्टान की तरह 10,000 पाउंड वजनी दबाते हैं। धमाका। अगले पल में मोहिनी लोमड़ी की चेतना अंधेरे में डूब गई। ये तुम्हारा इनाम है, आर्यन ने उदासीनता से कहा। कल्याणी तुरंत अपने सच्चे रूप में बदल गई और आगे की ओर झुक गई, 2 पशुनव महागुरुओं को खा गई। उन दोनों लोगों के शरीर में बहुत मजबूत राक्षस रक्तरेखा थी और उनकी ताकत उथली नहीं थी। उन्हें खाने के बाद कल्याणी की ताकत में एक बड़ी वृद्धि प्राप्त होगी। कल्याणी खुशी से महागुरुओं को खा रही थी जबकि आर्यन ने अपने दाहिने हाथ को ऊंचा उठाया। जिस कारण से वह पशदेव संघ पर जानकारी ढूंढ रहे थे, वह उन सभी को एक फेल स्वूप में पकड़ना था। अगर कोई समस्या की जड़ से छुटकारा नहीं पाता है तो वसंत हवा फिर से बहेगी। वह पशदेव संघ उनकी तरफ से एक कांस्टेंट फॉर्म था और इसने पहले ही आर्यन की बॉटम लाइन को चुनौती दी थी। अगर उन्होंने पूरे पशदेव संघ को नष्ट नहीं किया तो ये केवल समय की बात थी, इससे पहले कि कोई स्ट्रॉन्गर आए। पहले स्ट्राइक करना और फिर पीड़ित होना बेहतर था। शांति के लिए उन्हें इसे लेवल ऑफ करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, एक सुनहरी तलवार रे जो केवल 1 इंच लंबी थी, अचानक उनके सिर से 3 फीट ऊपर बनी। हालांकि यह केवल 1 इंच लंबा था, लेकिन इसमें डाली गई प्राणिक ऊर्जा की मात्रा एक विशाल मात्रा थी। इसमें संघनित शक्ति सिर्फ एक मार्शल महागुरु का फुल स्ट्रेंथ अटैक नहीं था, बल्कि एक महान महागुरु का कई गुना फुल स्ट्रेंथ अटैक था। वास्तव में अन्य महान महागुरु ऐसी चीज नहीं कर सकते थे। यदि नहीं, तो अगर हर कोई अपनी प्राणिक ऊर्जा को कंप्रेस्ड करता है तो वे रैंक्स में लड़ने में सक्षम होंगे। मुख्य कारण आर्यन की साधना तकनीक स्वर्गभेदी तलवार था। स्तर बहुत अधिक था, इसलिए यह एक तलवार चाल बनाने में सक्षम था जिसने प्राणिक ऊर्जा को कंप्रेस्ड किया। इसने एक चाल की मात्रा में कई अटैक्स की मात्रा को जोड़ा और फिर एक शक्तिशाली अटैक तक पहुंचा जो किसी के अपने स्तर से अधिक था। यह महसूस करने के बाद कि उन्होंने लगभग 10 गुना अटैक पावर को संघनित किया था, आर्यन ने ध्रुव तारा की महान रहस्य का उपयोग किया और अपनी प्राणिक ऊर्जा को इंजेक्टेड किया। उन्होंने पहले ही मोहिनी लोमड़ी की प्राणिक ऊर्जा से पशदेव संघ का स्थान और नेता का रूप ढूंढ लिया था। इसलिए जब तक वह प्राणिक ऊर्जा के साथ कोऑर्डिनेट्स और पशदेव के रूप को इंजेक्टेड करते हैं, तब तक यह एक स्वचालित लक्ष्य मिसाइल में बदल जाएगा जो पशदेव के मुख्यालय की खोज करेगा। जब सब कुछ किया गया था तो आर्यन ने धीरे से तलवार रे पर एक उंगली फ्लिक की। जाओ और पशदेव संघ में दुनिया की शांति लाओ। सितारों का आसमान तुम्हारी मौत को रोशन करे। कृपाण की धार एक टूटते हुए तारे की तरह सीधी आसमान की ओर चली गई, एक तेज और चमकीली रेखा खींचती हुई। 2 छोटे बच्चे छत पर सितारों को देख रहे थे। जब उन्होंने वह नजारा देखा तो वे तुरंत खुशी से चिल्ला उठे, दीदी दीदी देखो, एक टूटता तारा है। वाह, ये सच में एक टूटता तारा है। अगर तुम एक टूटता तारा देखो तो तुम्हें एक इच्छा करनी चाहिए, फिर तुम्हारी इच्छा सच हो जाएगी। हाँ टूटते तारे, मुझे उम्मीद है कि तुम दुनिया में शांति ला सकते हो। इंसान, पशुनव और राक्षस जानवर सब शांति से एक साथ रह सकते हैं। झांसी प्रांत के दक्षिण पश्चिम में ग्वालियर प्रांत वानगंगा पर्वत की सीमा पर सैकड़ों लोगों का एक समूह जंगल के एक कोने में इकट्ठा हुआ। इस बार झांसी प्रांत की सेना और ग्वालियर प्रांत की सेना ने मिलकर 3 निजी कंपनियों के साथ समूहों में लड़ने का फैसला किया है। उनका लक्ष्य इस पहाड़ में पशुनव संगठन पशदेव संघ को पूरी तरह से खत्म करना है। पशदेव संघ को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कुल 16 महागुरुओं और 2 महान संघों को भेजा गया है। 3 आध्यात्मिक कला के महागुरु, 1 ऊंचे स्तर का वैद्य, 6 मध्यम स्तर के वैद्य और 435 शुरुआती स्तर के योद्धा। ये दल ऊपर के लोगों द्वारा भेजा गया है और आसपास के शहरों ने इस दल को इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम किया है। ये हमारे लिए भी एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें इस असीम पहाड़ में पशदेव संघ को दफन करना होगा। क्या तुम समझते हो? समझ गए? ठीक है। 2 महान महागुरु, रास्ता दिखाओ। आध्यात्मिक कला के महागुरु, ध्यान से आगे बढ़ो। पशदेव संघ के जमीन के नीचे के कक्ष में 2 पत्थर की स्टेल्स अचानक फट गईं, जिससे शिष्य जाग गए। यह क्या हो रहा है? ऊंची सीट पर बैठे नेता का चेहरा बहुत ही कठोर था। वह मोहिनी लोमड़ी और हरित वृक्ष हैं। वे मारे गए हैं। क्या महागुरु मोहिनी लोमड़ी और महागुरु हरित वृक्ष भी मारे गए हैं? इन धूर्त इंसानों ने फिर से पशदेव संघ के शिष्यों को मार डाला। हमें उन्हें मारना चाहिए और 2 महागुरुओं का बदला लेना चाहिए। सही है, इंसानों पर हमला करो और जैमेंगला शहर को नष्ट करो।
नेता बोलने ही वाले थे कि उन्होंने कुछ महसूस किया और उनका चेहरा फिर से जम गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और लहर आ रही है। इंसान हमला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें इन मूर्ख इंसानों को एक सबक सिखाना होगा। मैं पशुदेव संघ के सभी अनुयायियों को लड़ने का आदेश देता हूं। उस आदेश के साथ पशुदेव संघ के सभी अनुयायी एक उन्माद में जमीन पर दौड़ पड़े। सभी इंसानों को मार डालो। हमारे पशुदेव संघ की दिव्य शक्ति को नहलाने के लिए इंसानों के खून का उपयोग करो। जमीन थोड़ी कांपने लगी और जमीन पर सैनिक अचानक हिलना बंद कर गए। कैसी बड़ी थरथराहट है, हम पकड़े गए हैं। ध्यान दें, सब लोग युद्ध की स्थिति में आ जाओ। जैसे ही उन्होंने कहा, भीड़ में एक महिला योद्धा ने अनजाने में आसमान की ओर देखा और हैरान होकर पूछने में मदद नहीं कर सकी। अरे सेनापति, देखो वह क्या है। सभी ने आसमान की ओर देखा और एक टूटते हुए तारे को आसमान में दौड़ते हुए देखा, एक पैराबोला बनाते हुए अंत में सभी के सामने उतरने से पहले। प्रकाश की एक बहुत ही चकाचौंध करने वाली गेंद जमीन से उठी, जिसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धूम, एक तीव्र विस्फोट की आवाज आई और पृथ्वी कांप गई। सदमे की लहर एक कुचलने वाले बल के साथ सभी दिशाओं में फैल गई, तुरंत एक के बाद एक बड़े पेड़ों को गिराती हुई। सभी ध्यान दें, अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में केंद्रित करें, अपने मन की रक्षा करें और अपने निचले शरीर को स्थिर करें। महागुरु और महान महागुरु प्राणिक ऊर्जा कवच को सक्रिय करें। सेनापति ने तुरंत एक टैक्टिकल आदेश जारी किया और हर कोई रणनीति के अनुसार जल्दी से समन्वय करने लगा। महागुरु और महान महागुरु ने सदमे की लहर को रोकने के लिए अपने सामने प्राणिक ऊर्जा की एक दीवार बनाई। आर्यन की साधना बहुत शक्तिशाली थी और इसका फैलाव सामान्य साधना की तुलना में बहुत अधिक था। एक सामान्य तलवार के हमले में पहले से ही एक उच्च साधना स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। इसके अलावा प्राणिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को केंद्रित करके कई चालों की शक्ति को एक तलवार के हमले में दबाया गया था। नतीजतन इसकी ताकत पहले से ही एक सच्चे महान महागुरु के हमले के बराबर थी। धूम, जब सदमे की लहर प्राणिक ऊर्जा की दीवार से टकराई तो भले ही यह पहले से ही कई मील तक फैल गई थी, फिर भी इसने कई महागुरु विशेषज्ञों को हिला दिया। उनकी बाहें थोड़ी सुन्न थीं और उनकी प्राणिक ऊर्जा थोड़ी अस्त व्यस्त थी। केवल महान संघ और पीछे छिपे सदस्य थोड़े बेहतर थे और बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। इसके बावजूद हर कोई अभी भी उनके होश खो बैठा था। क्या एक शक्तिशाली हमला, वह बस स्वर्ग की सजा थी। उस हमले के सामने उनका समूह चींटियों के एक समूह की तरह छोटा था। किसी को पता था कि उनके समूह की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। फिर भी उनके पास अभी भी उस हमले के सामने घमंड करने का अधिकार नहीं था। सौभाग्य से हमला उनके सिर पर नहीं उतरा, अन्यथा यहां तक कि महान संघ और महागुरु की सुरक्षा के साथ उनमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। सदमे की लहर केवल एक पल के लिए चली, इससे पहले कि यह उनके पास से गुजर गई और पीछे की ओर फैलती रही, धीरे धीरे कमजोर हो गई। हालांकि आसपास के भयानक दृश्य ने दिखाया कि वह हमला कितना शक्तिशाली था। विशाल सदमे की लहर के कारण पेड़ों को उड़ा दिया गया था। विस्फोट के केंद्र में पेड़ों को टुकड़ों में कुचल दिया गया था। एक विशाल मशरूम जैसा बादल विस्फोट के केंद्र से उठा। जल्दी चलो, चलते हैं और देखते हैं। सेनापति ने तुरंत आदेश दिया और समूह जल्दी से आगे बढ़ गया। कुछ महान संघ और महागुरु सबसे तेज थे और उन्होंने तुरंत समूह छोड़ दिया और विस्फोट के केंद्र की ओर दौड़ पड़े। विस्फोट के तहत आसपास के जीवन लगभग खत्म हो गए थे। उन्हें पीछे अपनी टीम के सदस्यों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कुछ मिनट बाद महान संघ पहले पहुंचे। जब उन्होंने जमीन पर एक विशाल गड्ढा देखा तो वे सब पत्थर के हो गए। जमीन को समतल कर दिया गया था और जीवन या हरियाली का कोई संकेत नहीं था। केवल नंगे गड्ढे थे और क्योंकि विस्फोट से गर्मी बहुत अधिक थी, जमीन का कुछ हिस्सा पहले से ही पोर्सिलेन या ग्लास में बदल दिया गया था। कौन, किसने ये किया? हे भगवान, इस इंसान ने पूरे पशुदेव संघ का सफाया कर दिया। कौन, ये कौन है? ये करने की क्षमता किसके पास है? इस ताकत के साथ मुझे डर है कि केवल दिव्य संघ इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। समय उड़ गया और पलक झपकते ही एक और रात बीत गई। जयमंगला शहर बहुत शांत था और पूरा झांसी प्रांत भी बहुत शांत था। पशुदेव संघ का मामला बाहर नहीं फैला था। दिव्य संघ एक बड़ा संघ नहीं था, न ही महागुरु संघ था। इसमें पहले से ही 9 प्रांतों और यहां तक कि दुनिया की शीर्ष मुकाबला शक्ति भी शामिल थी। उस स्तर पर बहुत कम अस्तित्व थे और वे बेहद महान थे। उनकी जानकारी और पहचान को 9 प्रांतों के एक रहस्य के रूप में बारीकी से संरक्षित किया जाना था। केवल बहुत कम संख्या में लोग उस मामले के बारे में जानने में सक्षम थे। जहां तक आर्यन की बात है, उन्होंने कुछ फल उठाए और नयन से मिलने चिकित्सालय गए। कल के बाद उन्होंने केवल नयन की बाहों और पैरों को ठीक किया था। शेष चोटों के लिए उन्होंने उन्हें ठीक करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने उसे चिकित्सालय भेज दिया। उसके शरीर में राक्षस जानवर रक्तरेखा की अपनी खुद की उपचार तकनीक थी। चिकित्सालय के वैद्यों के साथ वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
उसे 1 या 2 बार पुस्तकालय में वापस भेजना, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी कुछ अनुमान लगाने में सक्षम होगा। पर्यवेक्षक आर्यन, तुम यहाँ हो। ये देखकर कि आर्यन आ गए थे, नयन तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गए। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। आपका स्वागत है, बस लेट जाओ और अपने जख्म को मत छुओ। ये ठीक है, मैं पहले से ही ठीक हूँ। आर्यन ने अपनी चीजें रख दी और अपनी चोटों के बारे में कुछ सरल सवाल पूछे। नयन के पास कुछ जवाब थे, लेकिन उन्होंने उन्हें एक एक करके जवाब नहीं दिया। स्पष्ट रूप से वह थोड़ा अनुपस्थित था। शायद वह चिंतित था कि आर्यन उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछेगा। कुछ सवाल पूछने के बाद आर्यन ने अपना मुंह खोला और कहा, क्या तुम आराम करना चाहते हो? मैं पहले पुस्तकालय में वापस क्यों नहीं जाता? नयन ने अपने दांतों को भींच लिया और कहने में मदद नहीं कर सका। सर, क्या ये हो सकता है कि तुम कल रात क्या हुआ इसके बारे में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हो? उत्सुक होने के लिए क्या है? हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। अगर तुम इसे कहना चाहते थे तो तुमने इसे बहुत पहले कह दिया होगा। अगर तुम इसे कहना नहीं चाहते थे तो मैंने पूछा होगा और तुमने मुझे धोखा देने के लिए एक झूठ का इस्तेमाल किया होगा।